देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, तो देखो हम लोग इलास्ट्रेशन 14 तक लास्ट दिन किए थे। इसके बाद जो क्वेश्चंस है उसमें हम लोग को बैलेंस शीट भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी देखो हम बैलेंस शीट एक बार बताते हैं कि हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है कंपनी अकाउंट्स में। गुड इवनिंग क्रिश। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तुषार। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखिए बैलेंस शीट कैसे ड्रॉ होगा हम लोग को पता होगा शायद, ठीक है, लेकिन एक बार जस्ट हम बता देते हैं कैसे हमें बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। बैलेंस शीट एज ऑन डॉट डॉट, ठीक है, जिस दिन का बैलेंस शीट बनेगा। तो यहाँ पर टी शेप में नहीं बनेगा और ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ एक नोट्स नंबर का कॉलम होगा, अमाउंट। तो बैलेंस शीट देखने में कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा। यहाँ अमाउंट का कॉलम, नोट नंबर का कॉलम जो है ना वो जो है इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। ये नोट नंबर का कॉलम ऐसे होगा। यहाँ पर हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, अभी देखो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे। वैसे इसमें बहुत सारा चीज होता है पॉइंट, लेकिन उतना हमें जरूरत नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। देखो जैसे हम लोग का बैलेंस शीट टी शेप में होता है, तो एक साइड एसेट एक साइड लाइबिलिटी, यहाँ भी वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी उसके नीचे एसेट आएगा, ठीक है। और लाइबिलिटी का हेडिंग में सबसे पहला लिखा जाता है, सिर्फ लाइबिलिटी नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऐसे लिखा जाता है कंपनी अकाउंट्स में। जिन्होंने 12 में कर लिया है उनको पता होगा, ठीक है, या फिर कॉलेज में। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है कभी, तो यहाँ पर एक बार देखने से पता चलेगा। शेयर होल्डर्स फंड, इसके बाद आता है शेयर होल्डर्स फंड। ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ता है। लाइबिलिटीज जैसे हम लोग हेडिंग करते हैं ना टी शेप में, एक साइड लिखते हैं एसेट, इधर लिखते हैं लाइबिलिटी, उसके जगह लिखना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और उसके अंदर सबसे पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड के अंडर, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर यहाँ पर हो जाएगा शेयर कैपिटल, इसके अंडर आएगा शेयर कैपिटल। फिर पॉइंट बी में लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर 4 आइटम्स होता है, लेकिन फिलहाल हम ये 2 ही आइटम बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का इतने पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। अब जब ज्यादा आइटम का हमें जरूरत होगा तब हम बता देंगे। फिर इसके बाद हम लोग का पॉइंट आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड के बाद, जैसे से मैंने पॉइंट 1 दिया है ना, वैसे ही पॉइंट 2 देके हम लिखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इसके बाद आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और पॉइंट 3 में आ जाएगा करेंट लाइबिलिटीज। तो मेनली हमें 3 पार्ट्स में देखना पड़ेगा, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसे देखना पड़ेगा। पहला शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। जैसे एसेट साइड में होता है फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, ठीक है, उसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर 3 पार्ट में यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, और जैसा है ना हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, और इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा हम लोग का टोटल। ऐसे करके टोटल करेंगे, टोटल करने पे हमें टोटल ऑफ लाइबिलिटीज का पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग एसेट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो एसेट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको भी हम शॉर्टकट में दिखा रहे हैं क्योंकि ज्यादा हमें यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे पॉइंट ऐसे 2 हेडिंग कर दिया। ये देखो जैसे लाइबिलिटी ऐसे मैंने यहाँ 1 दिया है, यहाँ पर हम दे देते हैं 2। अच्छा, ये व्हाइट वाले कलर से ही लिख देते हैं ऐसे करके। इसमें हेडिंग आएगा हम लोग का एसेट्स, ठीक है। एसेट्स में सबसे पहला हम लोग का जो आइटम है वो आ जाएगा जैसे यहाँ शेयर होल्डर्स फंड है, पॉइंट 1 देके लिखा है, वैसे हम लिखेंगे नॉन करेंट एसेट।
ठीक है। नॉन करेंट एसेट इसके अंडर आएगा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में भी दो पार्ट आता है, टेंजिबल इंटेंजिबल, ठीक है। फिक्स्ड एसेट के अंदर दो पार्ट आ जाएगा, टेंजिबल इंटेंजिबल। अभी हम एक ही पार्ट लिख रहे हैं, फिक्स्ड एसेट। सेकेंड लिख दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और भी आता है, फिलहाल मैंने दो ही लिखा है। और नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का करेंट एसेट। करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये नहीं कि बस इतने ही पॉइंट होते, पॉइंट इससे भी ज्यादा होता है, लेकिन अभी हम लोग का जो क्वेश्चन रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग ही हम करवा रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट एसेट में और भी बहुत सारी चीज होता है, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, बिल्स पेबल, ठीक है। इसके अलावा होता है एडवांसेस, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस। अगर हम लोग एडवांस कर रहे हैं, लोन किसी को दे रहे हैं, तो वो सब आइटम भी आता है। लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिख रहे क्योंकि हम लोग को बस इसी आइटम पे अभी कैलकुलेशंस वगैरह करना पड़ेगा, तो इसीलिए बस इतना ही लिखवा रहे हैं। तो यहाँ हो गया टोटल, टोटल ऑफ एसेट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम लोग जो नोट्स है, शेयर कैपिटल पे ना हमें नोट्स दिया जाता है। मतलब एक्चुअली क्या होगा, यहाँ शेयर कैपिटल का डिटेल्स। अब देखो, शेयर कैपिटल जब हम समझाए थे एकदम स्टार्टिंग में, तो मैंने बोला था शेयर कैपिटल कितने तरीके का हो सकता है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, कॉल्ड अप, ठीक है, अनकॉल्ड, अनइशूड। तो उसका डिटेल्स हमें कहाँ दिखाना है, इसमें नहीं दिखाना है, इस बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाना है। हम लोग एक नोट बनाएंगे, जैसे वर्किंग नोट होता है, ठीक है। तो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का बना लेंगे। नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल का डिटेल्स यहाँ पर बना के यहाँ पुट करेंगे। जैसे वर्किंग नोट बना के उसका डिटेल्स हम लोग फाइनल आंसर में लिखते हैं, वैसे ही हमें वर्किंग नोट नहीं, इसे बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट नहीं है, ये मेन सोल्यूशन का ही पार्ट है। तो ये बैलेंस शीट इस तरीके से किया जाता है। जिन्होंने पहले किया है कभी भी, तो उनको तो समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने कभी नहीं किया है, तो नॉर्मल जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है वो इसी तरीके से होता है। जो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप के बैलेंस शीट के तरह नहीं होता कि वहीं पर हम लोग सारे एडजस्टमेंट को लिख दे। एडजस्टमेंट हमें वर्किंग नोट, नोट्स टू अकाउंट्स बना के करना पड़ेगा, उसका फाइनल आंसर यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और रिजर्व सरप्लस का भी नोट्स बनाएंगे, क्योंकि यही तो आइटम मेनली हमें मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो, नोट्स टू अकाउंट्स बोल के हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं ताकि एक ही पेज में पूरा डिटेल्स रहे। एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे, इसके नीचे करेंगे, ठीक है, ये बैलेंस शीट के नीचे करना होता है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स। फर्स्ट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का क्या क्या नोट्स आ सकता है, ठीक है। तो देखो, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल, अगर हमारे पास क्वेश्चन में है तो हम लोग लिखेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब हम फिर से एक बार बताते हैं, लिखते लिखते ही। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिखो। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी का जो मैक्सिमम लिमिट है, जितना शेयर वो इशू कर सकती है, तो उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। उसका वैल्यू यहाँ लिख के हमें कर देना है क्लोज। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ एडलेस नहीं होगा। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, जितना शेयर कैपिटल हम लोग बना पाए हैं, ठीक है। अब कितना शेयर कैपिटल बना सकते हैं, जितना हम लोगों ने इशू किया था उतना भी नहीं, जितना हम लोगों ने इशू किया, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करने के बाद पब्लिक ने कितना, बेसिकली पेड अप कैपिटल, बेसिकली पेड अप मतलब कंपनी के पास एक्चुअली जितना कैपिटल रिसीव हुआ है वही हमें लिखना है, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल को जस्ट शो करना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। इसके बाद लिखना है इशूड शेयर कैपिटल। अगर क्वेश्चन में जैसा रहेगा, हम इन जनरल लिखवा रहे हैं, अभी क्वेश्चन में देखेंगे जैसा रहेगा वैसा ही हम लोग लिख लेंगे, इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। ये भी हम लोग यहाँ पर लिख के क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मेनली लिखना है पेड अप, जितना हमें मिला। और क्या आ सकता है, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वो भी हम लोग क्लोज कर देंगे, क्योंकि जितना ऑथराइज्ड है उतना सारा इशूड नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम उतना ही इशूड हो सकता है। अब जितना इशूड है उतना सब्सक्राइब हो जरूरी नहीं, तो जितना सब्सक्राइब हो, अब जितना सब्सक्राइब्ड है उतना पूरा पेड अप नहीं भी हो सकता है। तो हमें अब चेक करना पड़ेगा कि कॉल्ड अप कितना है और पेड अप कितना है। तो कॉल्ड अप एंड पेड अप एक साथ चाहे तो लिख सकते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना कितना होगा, यहाँ पर लिखते हैं कॉल्ड अप, कॉल्ड अप जितना है उसमें लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर,
समझा देंगे भी। कॉल्सिन एरियर लेस कर देंगे और ऐड कर देंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर। ये कैलकुलेट करके आउटर कॉलम में जो आएगा यही हम लोग का पेड अप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर एडजस्ट करके हम लोग लिखेंगे टोटल। ठीक है, तो देखो जितना कंपनी ने कॉल किया था, अब अगर किसी ने कॉल्सिन एरियर किया है तो उतना पैसा हमें नहीं मिला होगा, और शेयर फॉरफिट हो गया है तो जो फॉरफिट होने पे क्या होता है, जो ऑलरेडी रिसीव्ड है उसको कंपनी रिटर्न बैक नहीं करती है, तो ये ऐड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी के पास पेड अप अमाउंट टोटल इतना हो गया, और इसी पेड अप अमाउंट को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब कॉल्सिन एरियर का मतलब यहाँ पर लिखते हैं। कॉल्सिन एरियर का मतलब हो जाता है कॉल्सिन एरियर इज डिडक्टेड, ये क्यों डिडक्ट होता है वो हम बता रहे हैं, इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप, हमेशा कॉल्ड अप से होगा, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ओनली इफ default shareholders share are not forfeited। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो मैंने क्या लिखा है, कॉल्सिन एरियर इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्सिन एरियर हम लोग कॉल्ड अप शेयर कैपिटल से तभी डिडक्ट करेंगे ओनली इफ डिफॉल्ट शेयर होल्डर, मतलब जिसने पैसा नहीं दिया है या नहीं दे पाया, डिफॉल्ट शेयर होल्डर्स शेयर आर नॉट फॉरफिटेड। अगर कॉल्सिन एरियर के बाद फॉरफिट हो गया है तब वो माइनस नहीं होगा, मतलब मान लो किसी का शेयर कॉल्सिन एरियर हुआ है, ठीक है, अब उसका शेयर फॉरफिट भी हो गया, तो उस केस में कॉल्सिन एरियर माइनस नहीं कर सकते हैं, तो वो फॉरफिट में ऑलरेडी जा चुका होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो लास्ट दिन हम लोग फॉरफिट ही किए थे, तो यहाँ पर देखो जब शेयर फॉरफिट होता है तो यहाँ पर कॉल्सिन एरियर के साथ हमें एंट्री अगर होगा तो समझाने में आसानी रहेगा। रुको मिल जाएगा, ये देखो ये शेयर फॉरफिट का एंट्री है। अगर किसी का शेयर कॉल्सिन एरियर डेबिट हुआ था, फिर हम लोग उसे कॉल्सिन एरियर क्रेडिट करके कैंसिल कर रहे हैं फॉरफीचर के टाइम पे, तो अगर कॉल्सिन एरियर होने के बाद उसका शेयर अगर फॉरफिट हो गया तो कॉल्सिन एरियर डेबिट क्रेडिट करके तो कैंसिल हो जा रहा है, तो फिर वो एडजस्ट कैसे होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर कॉल्सिन एरियर डिडक्ट तभी करेंगे अगर शेयर फॉरफिट नहीं होता, अगर फॉरफिट नहीं होगा तो ये एंट्री नहीं होगा, ये एंट्री नहीं होगा तो वो ऐसे कॉल्सिन एरियर ही दिखेगा हमें। ठीक है, तो वो हम लोग लेस कर देंगे कि हमें इतना पैसा नहीं मिला। ठीक है, अगर उसके बाद पैसा नहीं मिला एज वेल एज हम कंपनी ने उसका शेयर फॉरफिट भी कर दिया, तो हमें कॉल्सिन एरियर कभी लेस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डेबिट भी हो चुका है, क्रेडिट भी हो चुका है, वो कैंसिल हो चुका है, इसीलिए हम लोग उसे माइनस नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखना है, कॉल्सिन एरियर तभी डिडक्ट करो अगर शेयर फॉरफिट नहीं हुआ है। और दूसरा और एक पॉइंट, शेयर फॉरफीचर इज एडेड, ये जो है शेयर फॉरफीचर मतलब जो कंपनी रिटर्न नहीं करती है, शेयर फॉरफीचर इज एडेड टू कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ओनली इफ forfeited share were not reissued। तो ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हम लोग फॉरफिटेड शेयर को क्यों ऐड करें, क्योंकि ये कंपनी रिटर्न नहीं करेगी, तो हम लोग तो टोटल ये देख रहे हैं कि पब्लिक ने कितना पेड अप किया है। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है जो कंपनी ने पब्लिक ने पेड अप किया था, लेकिन फॉरफीचर होने के कारण कंपनी और उसे रिटर्न नहीं करी, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया है कि शेयर फॉरफीचर तभी ऐड करो, एडेड टू कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ओनली इफ फॉरफिटेड शेयर आर नॉट रीइश्यूड। अगर रीइश्यूड हो जाएगा तब तो फॉरफीचर में इतना वैल्यू नहीं रहेगा ना, वो तो एडजस्ट होगा, मतलब
मतलब हम समझा रहे हैं री इशू होने पे क्यों हमें मना किया गया है। देखो री इशू होने पे शेयर फॉरफीचर में जो क्रेडिट अमाउंट है और लॉस ऑन री इशू जो होता है वो दोनों एडजस्ट होता है, ठीक है, और वो फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है बचा हुआ अमाउंट। तो इसीलिए बोल रहा है कि उसे फिर हमें क्या करना है, फॉरफीचर में नहीं दिखाना है। एक बात देखो, जैसे कि शेयर फॉरफीचर में कितना था, डेबिट 50,000, ठीक है, अच्छा क्रेडिट था 50,000, डेबिट कितना हुआ 15,000, ठीक है, फिर प्रोपोर्शनेटली हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफर कितना कर दिया, प्रोपोर्शनेटली चेक करने के बाद कैपिटल रिजर्व में 22,500, मतलब शेयर फॉरफीचर कुछ रहा ही नहीं। चेक करके देखो, अगर सिंपल तरीके से इसे समझे तो यहाँ पर डेबिट है 15,000, ठीक है, 15,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट है, 50,000 क्रेडिट है, और नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो 22,500 डेबिट है, 22,500 डेबिट है, ठीक है। तो इसीलिए और बाकी अमाउंट जो है ये हम लोग का मतलब ये 22,500 ये एडजस्ट होके जो आ रहा है, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, 50,000 के बाद ये एडजस्ट होके आया यहाँ पर, ये देखो 22,500, तो ये हम लोग कहाँ ट्रांसफर करें, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें। मतलब बेसिकली शेयर फॉरफीचर बोल के कुछ रह ही नहीं रहा एंट्री में, ठीक है, तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जा रहा है। तो अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा तो वो रिजर्व सरप्लस के अंडर आएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि अगर शेयर फॉरफीचर जो हुआ है वो अगर फिर से री इशू हो जाता है तो उसका अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, वो अकाउंट बचेगा ही नहीं, तो फिर हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमें याद मतलब समझ के याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट इसका मतलब कॉल्ड अप कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। कैपिटल इक्वल टू ओरिजिनल इशू माइनस फॉरफिट ऑफ शेयर प्लस री इशू ऑफ शेयर। तब हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ओरिजिनल जितना इशू हुआ था, फॉरफिट जितना हुआ है उतना लेस हो जाएगा, और जितना री इशू हुआ है उतना ऐड हो जाएगा, वो हमारे कैपिटल के वैल्यू में जाएगा, ठीक है, वो हम लोग के कैपिटल के वैल्यू में जाके ऐड होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी ये तो जस्ट लिखवा दिया। अच्छा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये नोट्स नंबर 2 में ये वाला रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पर लिखते हैं नोट नंबर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस में काफी सारे रिजर्व सरप्लस होंगे, जिसमें से यहाँ पर हम लिखवाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा हम लोग का, ये रिजर्व होता है। कैपिटल रिजर्व होगा। इसके अलावा भी बहुत सारा रिजर्व होता है जो हम लोग के रिजर्व सरप्लस में आता है, जैसे कि जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो सकता है, लेकिन वो सब हम लोग के यहाँ पर जो मतलब सम्स है उसके बेसिस में है नहीं, तो हम लोग को हर एक क्वेश्चन में इस तरीके का 2 ही रिजर्व मिलेगा, इसलिए हम 2 ही लिखवा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखवा रहे। बाकी रिजर्व सरप्लस में बहुत सारा रिजर्व सरप्लस आ सकता है, जितने भी रिजर्व सरप्लस होंगे सभी इसी के अंडर ही आएंगे। तो हम लोग को इस तरह से जो है अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट जो है ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, आप देखते हैं कैसा डेटा है तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 15 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट दिन हम लोगों ने 14 तक किया था। अच्छा यहाँ पर देखो क्या दिया है, Beautiful Company Limited issued 30,000 equity share of 10 each payable as 3 per share on application, 5 per share including 2s premium on allotment and 4 per share on call। अच्छा पहले ये पूरे चीज को हम लिख लेते हैं कि ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड ने 30,000 शेयर इशू किया है 10 ईच वाला, तो यहाँ पर लिखते हैं 30,000 शेयर इशू at the rate of 10 each फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू है क्योंकि आगे बोला है प्रीमियम के साथ है। देखो 3 पर ऑन एप्लीकेशन कैसे पेमेंट करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन पे 3 रुपीज देना पड़ेगा, अलॉटमेंट पे देखो 2 प्रीमियम के साथ 5 रुपीज, तो अलॉटमेंट का 5 रुपीज है, 2 प्रीमियम है, 2 अगर प्रीमियम है मैंने ब्रैकेट में पी लिखा तो टूवर्ड्स कैपिटल 3 रुपीज होगा, ठीक है। अच्छा अलॉटमेंट के बाद यहाँ पर 4 पर शेयर ऑन कॉल, कॉल में हो जाएगा 4,
तो ये कितना हो गया 5 + 3 8, 8 और 4 12 रुपीज हो गया। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम प्राइस हो गया 12 रुपीज, यानी इशू प्राइस क्या हो जाएगा, इशू प्राइस मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू है यहाँ पर। तो फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज और प्रीमियम वैल्यू है 2 रुपीज, ये देखो तो यहाँ पर हो गया 12 रुपीज। इशू प्राइस हो गया हम लोग का 12 रुपीज, फेस वैल्यू 10, और इस तरीके से पेमेंट करना है। अब आगे क्या बोला है देखो, ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 500 शेयर्स। बोल रहा है मनी जितना भी ड्यू किया था कंपनी ने, सभी ने पैसा दे दिया एक्सेप्ट फ्रॉम राम, राम से पैसा नहीं मिला जिनके पास 500 शेयर्स थे। ठीक है, तो राम ने क्या क्या नहीं दिया है देखना पड़ेगा। तो ये सपोज है राम, ठीक है, इनके पास है टोटल 500 शेयर्स। अच्छा, अब इन्होंने क्या क्या नहीं दिया है, हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अच्छा, अलॉटमेंट और कॉल मतलब सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दे दिया है। एप्लीकेशन का कितना दिया है 3 रुपीज, अलॉटमेंट का फेलियर है, देखो यहाँ बताया है कि यहाँ पर बोला है ऑल द शेयर्स सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज अलॉटेड, सॉरी ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 500 शेयर्स हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है, अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं दिया गया और कॉल भी नहीं दिया गया है। तो जो नहीं है उस पर मैंने से क्रॉस लगा लिया। बार बार क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होगा, तुम लोग भी इस तरीके से अगर प्रेजेंटेशन कर लोगे तो आसान होगा आंसर देना। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर श्याम होल्डिंग 1000 शेयर्स हु फेल टू पे कॉल मनी। अच्छा, श्याम के पास 1000 शेयर्स था, यहाँ पर श्याम बना लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, फेल हो गया है इनका, कॉल मनी नहीं दे पाए। ठीक है, हु फेल टू पे कॉल मनी, अब बोल रहा है कॉल मनी फेल हुआ है मतलब बाकी दे दिया होगा, एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा अदरवाइज होल्डर ही नहीं हो सकता है, शेयर होल्डर। और अलॉटमेंट भी दे दिया है, बोल रहा है कॉल मनी नहीं दे पाया, ऐसा ही क्वेश्चन में बोला है कि कॉल मनी नहीं दे पाया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, ऑल दोस 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स कहाँ से हुआ, ये देखो इनका 500 और इनका 1000 मिला के 1500 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। अच्छा, ये शेयर्स हो चुके हैं कैंसिल। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, ये सारे शेयर्स को कर दिया है कैंसिल, ठीक है, फॉरफिट कर दिया यानी कि कैंसिल हो गया। गुड इवनिंग तनु। अच्छा, देखो बोल रहा है कि ऑल दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, who failed to pay the allotment and call money, Sham Holding, all those 1500 shares were forfeited. 1250 shares, including whole of Ram shares, were subsequently reissued as fully paid up at a discount of 2 per share. बोल रहा है कि 1250 शेयर्स जो है रीइशू किए गए थे, ब्रैकेट में दे दिया है इंक्लूडिंग राम्स, होल शेयर ऑफ राम्स, मतलब कंपनी ने रीइशू किया। ठीक है, अब कितना शेयर रीइशू किया वो बता दिया है, देखो 1250, ठीक है, 1250 शेयर्स रीइशू किया है। लेकिन ये रीइशू का प्रोपोर्शन कैसे है, होल शेयर्स फ्रॉम राम, तो राम से अगर 500 लिया है तो श्याम से कितना लिया होगा बताओ। कंपनी ने रीइशू 1250 किया, होल शेयर ऑफ राम रीइशू हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो श्याम का कितना शेयर्स रीइशू हुआ है बोलो। 750। 750 करेक्ट, 750 जो है श्याम का शेयर्स रीइशू हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये रीइशू कितने में हुआ है, बोल रहा है 2 डिस्काउंट में, एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, एट द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर, ये बोला है। और हमें क्या बोला है, जर्नलाइज करने के लिए, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ द शेयर्स, आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यहाँ बैलेंस शीट का बात आएगा इसलिए मैंने बैलेंस शीट बता दिया। ठीक है, अब हम लोग इसका यहाँ पर देखो एंट्री करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं, तो हम जस्ट ना एंट्री 1 2 3 4 करके लिख दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग जब भी लिखोगे हम यहाँ दिखा देते हैं, देखो ऐसा लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड जर्नल, फिर ऐसे डेट पर्टिकुलर, और ये कॉलम्स जो है प्रिपेयर करना जरूरी है, साथ ही साथ नरेशन लिखना भी जरूरी है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करवा रहे हैं, ठीक है, और इसमें कोई डेट है नहीं, अगर क्वेश्चन में डेट होगा तो तुम लोग को डेट भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखो हमें तो सिर्फ बोला है किसका शेयर जो है फॉरफिट हुआ है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो फॉरफीचर और रीइश्यू का ही करेंगे एंट्री। तो सबसे पहले फॉरफीचर का एंट्री करेंगे। तो फॉरफीचर का एंट्री कैसे होता है, कितना मिलना चाहिए था कंपनी को, कितना मिला और कितना नहीं मिला। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इक्विटी शेयर, पहले इनका शेयर होल्डिंग खत्म होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ऐसे होगा एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा अब कितना शेयर कैंसिल हो रहा है, यहाँ 500 और यहाँ पर 1000 हम कंबाइनली कर रहे हैं, अलग अलग और नहीं कर रहे। 1500 शेयर्स जो है ये हम लोग का फॉरफिट हो रहा है, ठीक है। अब शेयर कैपिटल का एंट्री मैंने पहले ही बोला था, कहीं भी शेयर कैपिटल लिखते हैं हम लोग, चाहे इक्विटी लिखे चाहे वो हमेशा प्रेफरेंस लिखे, तो हमेशा नॉमिनल वैल्यू से होता है या फेस वैल्यू से। तो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कितना है 10, तो ये कितना लिखेंगे 10, मतलब टूवर्ड्स कैपिटल इनसे मिलने वाला था 15,000, ये इतने शेयर से, ठीक है। अच्छा अब हमें कितना मिला और कितना नहीं मिला, ठीक है। जो मिल गया उसे हमें लिखना पड़ेगा टू शेयर फॉरफीचर, जो मिल गया वो कंपनी रिटर्न नहीं करती है तो उसे लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर, और जो नहीं मिला उसका नाम लिख सकते हैं या कॉल से डेरियट, हम नाम ही लिख देते हैं, ठीक है। क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, एक जगह पे कॉल अलॉटमेंट और दो जगह पे कॉल नहीं मिला, मतलब अलॉटमेंट नहीं मिला और कॉल नहीं मिला, ठीक है। तो एंट्री को हम लोग कंबाइनली कर रहे हैं तो नाम दो ही लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू इक्विटी शेयर कॉल ऐसे लिख लेते हैं, फिर बाद में डेटा पुट करते हैं। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये नहीं मिला, और क्या नहीं मिला, टू इक्विटी शेयर कॉल, टू इक्विटी शेयर कॉल। अब ये प्रोराटा वगैरह कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा अब सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में मैंने एक चीज बताया था, लास्ट दिन ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर प्रीमियम पेड है तो कुछ मत करो, और अगर प्रीमियम पेड नहीं है तो उसे डेबिट कर दो। तो क्या यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, ये ड्रॉ देख के ही तुम लोग आसानी से बोल सकते हो। क्या यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा कि नहीं पहले ये बताओ, और होगा तो कितने से होगा। 500 शेयर का होगा। हाँ 500 शेयर्स का होगा, क्योंकि राम ने सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया है, क्योंकि उसने अलॉटमेंट फेल किया है उन्होंने, तो फिर उसका मतलब उन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2, प्रीमियम 2 रुपीज करके था, 500 शेयर्स पे होगा तो 1000 रुपीज। अब यहाँ इनका नहीं हुआ श्याम का, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपना अलॉटमेंट दिया था। अगर प्रीमियम पेड है तो कुछ मत करो। अच्छा अब यहाँ पर फॉरफीचर में कितना आएगा, अलॉटमेंट में कितना आएगा और कॉल में कितना आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। फॉरफीचर में लास्ट में बताओ, पहले हम लोग ये कैलकुलेट, ये सभी हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो वर्किंग नोट से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शेयर फॉरफीचर में हम कहां पर वर्किंग नोट करें, चलो इधर कर लेते हैं, ऐसे करके वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। मुझे कैलकुलेट करके ये देना है कि कितना शेयर फॉरफीचर में जाएगा, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो राम से जो मिला है वो फॉरफीचर में जाएगा, और श्याम से, तो बोलो राम से कितना पैसा मिला है, राम से कितना पैसा मिला है बोलो। बोलो फॉरफीचर में तो वही अमाउंट जाएगा ना, 503। 500 इंटू 3, करेक्ट। राम से मिला है 500 इंटू 3, सही बात। ये देखो 500 इंटू 3 1500। क्या राम से और कुछ मिला है, देख लो अच्छे से, क्या और कुछ मिला है, नहीं और कुछ नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा अब श्याम से बताओ क्या क्या मिला है हमें, वो लिख लेंगे और दोनों को ऐड करके फॉरफीचर में दिखा देंगे। बोलो श्याम से क्या क्या मिला है। मैम 6000 होगा। मैम उसका होगा 1006। 6000 होगा, हाँ 6000 होगा। अच्छा तो कैसे कैलकुलेट किए हो, देखो श्याम से एप्लीकेशन का 3 मिला है यहाँ पर, ये देखो ऐसे लिखना पड़ेगा। श्याम से क्या मिला है,
1000 शेयर्स था, ठीक है, इंटू 3000, ठीक है। ये किस चीज का है हम यहाँ पर लिख देते हैं। राम से सिर्फ एप्लीकेशन का मिला, श्याम से मिला एप्लीकेशन का, और श्याम से हमें और एक भी अमाउंट रिसिप्ट है, दैट इज अलॉटमेंट का। लेकिन अलॉटमेंट का कितना ले, अलॉटमेंट का हम लोग का यहाँ पर कैसे है कैलकुलेशन, 3+2, जहां पर 2 प्रीमियम है, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही था, 3+2 2 प्रीमियम था। मैंने क्या सिखाया था लास्ट दिन कि अगर मेरा प्रीमियम पेड नहीं है तो उसे यहाँ पर डेबिट कर दो, ठीक है, और उसका कहीं पर भी कुछ कंसिडरेशन नहीं देखना है हमें। और यहाँ पर देख लो प्रीमियम हमारा दिया हुआ है तो प्रीमियम को कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला अगर प्रीमियम दिया है तो प्रीमियम को कुछ मत करो, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 3 रुपीज लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 मत ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3000 अलॉटमेंट का। तो टोटल कितना हो गया, इनसे कितना मिल गया है, 6000 रुपीज मिल गया है, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर में 6000 ये पूरा ऐड कर देते हैं, ये 1500 भी ऐड कर देते हैं, तो टोटल हम लोग का शेयर फॉरफीचर में जाएगा 7500। मतलब मैंने ये तीनों, मतलब श्याम का टोटल और राम का ये वाला, ये सब मिला के लिख दिया। तो वर्किंग नोट 1 के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे 7500। तो ये मत भूल जाओ, देखो कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल है। राम से ये मिला है तो 500 इंटू 3, श्याम से मिला है 1000 इंटू 3, और 1000 इंटू 5 मत कर दो, 5 मत करो, क्योंकि इन्होंने जो है प्रीमियम दिया था तो प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। प्रीमियम को कुछ नहीं करना है, अगर प्रीमियम मेरा पेड है तो उसको कहीं कैलकुलेट करो ही मत, ठीक है। तो सिंपल, अगर प्रीमियम पेड है तो उसको कहीं कैलकुलेट नहीं करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अलॉटमेंट में हम लोग का कितना जो है कंपनी को नहीं मिला। वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं, तो अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में कितना नहीं मिला। तो वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। तो बताओ अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला कंपनी को, राम से और श्याम से तो मिला है, तो राम से अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला वही निकालना है। सिर्फ राम से कितना नहीं मिला वो निकालना है, बताओ कितना नहीं मिला। बोलो कितना नहीं मिला, यहाँ से देख के बोलो। राम से अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, 500 into 5. हाँ 500 इंटू 5 होगा, ये देखो 500 इंटू 5, यहाँ पर हो जाएगा 2500, ठीक है। ये अमाउंट नहीं मिला, अलॉटमेंट का हो जाएगा हम लोग का 2500। और कॉल का कितना होगा, इसका हम वर्किंग नोट नंबर 3 बना देते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3, कॉल तो दोनों से ही नहीं मिला, राम और श्याम। तो इनका था 500 शेयर्स, इनका था 1000 शेयर्स। बोलो कितना नहीं मिला, बोलो कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ कॉपी में। मैम टोटल 6000 होगा। हाँ 4 रुपीज करके, 2000 और यहाँ पर 4000, तो टोटल कितना हो जाएगा 6000, ठीक है। यहाँ पर 6000 इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो लॉजिक क्या है, अगर प्रीमियम का पैसा किसी ने दे दिया है, जैसे कि श्याम ने, प्रीमियम कहाँ पर था, अलॉटमेंट में था, अगर श्याम ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो प्रीमियम सिर्फ उसी का डेबिट करना पड़ेगा जिसका क्रेडिट हुआ था बट क्लोज नहीं हुआ, तो राम का, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ राम का आया। अब हम लोग जब शेयर फॉरफीचर कैलकुलेट कर रहे थे कितना पैसा मिला, तो हम लोगों ने देखा राम से 3 रुपीज मिला एप्लीकेशन का, श्याम से एप्लीकेशन का मिला, और अलॉटमेंट का 3 मिला। 2 तो हमारा प्रीमियम में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्योंकि देखो प्रीमियम रिसिप्ट है तो उसे कुछ मत करो, तो यहाँ प्रीमियम कंसीडर करना ही नहीं है। और जब हम लोगों ने अलॉटमेंट का देखा कितना नहीं मिला, अब इन्होंने प्रीमियम नहीं दिया है तो इनका प्रीमियम हर जगह कंसीडर करना है। देखो यहाँ भी डेबिट करेंगे और यहाँ पर भी हमें उसका जो है एंट्री 5 रुपीज से करना पड़ेगा। और यहाँ पर बाकी जो कॉल मनी है वो तो एट द रेट ऑफ जितना करके था उतना हम लोगों ने डिडक्ट कर, यहाँ पर टोटल करके दिखा दिया कि एट द रेट ऑफ 4 करके नहीं मिला है। ये हम लोग का हो गया फॉरफीचर का एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद री इशू का एंट्री करेंगे। री इशू का एंट्री करने से क्या होता है, पैसा मिलेगा कंपनी को, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे होगा। अब देखेंगे कि प्रॉफिट या लॉस किस में हो रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
अब क्वेश्चन में ना हमें क्लियरली बता दिया है कि 2 रुपीज डिस्काउंट में जो है रीइशू हो रहा है, तो डिस्काउंट लॉस ऑन रीइशू को हम लोग यहाँ पर शेयर फॉरफीचर डेबिट बोल के दिखाते हैं, तो यहाँ पर दिखाएंगे शेयर फॉरफीचर डेबिट, ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना शेयर रीइशू हो रहा है? 1250 शेयर्स रीइशू हो रहा है, तो यहाँ पर 1250 शेयर्स पे हमें अमाउंट रिसीव होगा। 1250 शेयर्स पे हमें 2 रुपीज का लॉस है, ये हमें क्वेश्चन में ही बता दिया, तो ये इसीलिए मैंने इंटू 2 लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। अच्छा, यहाँ कितना लिखना चाहिए ये बताओ, मतलब कितने से मुझे बैंक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए? रीइशू हो रहा है 2 रुपीज डिस्काउंट पे, तो कितने से रीइशू हो रहा होगा ये बताओ, रीइशू प्राइस कितना है? रीइशू प्राइस कितना है? अगर 2 पर शेयर डिस्काउंट पे रीइशू हो रहा है, वो शेयर जो ओरिजिनली जो है 12 रुपीज पे विथ प्रीमियम इशूड था और फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 10 था, अब उस पे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किस पे काउंट होता है? ऑब्वियसली नॉमिनल वैल्यू पे होता है ना, डिस्काउंट तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो अगर 2 रुपीज डिस्काउंट में शेयर इशू हुआ है तो रीइशू प्राइस कितना है ये बताओ? 8 rupees. मैम 8। 8, 10 माइनस 2, ठीक है, ये कभी भी 12 मत लिखो क्योंकि हमारा शेयर डिस्काउंट पे है कि प्रीमियम पे है, ये सारे कंडीशन जो है वो हमारे फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। फेस वैल्यू से ज्यादा होता है तो प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम होता है तो वो डिस्काउंट, तो यहाँ पर 8 रुपीज होगा, तो इसको हमें करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई, 1250 इंटू 8, 10,000। अच्छा, अब यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगा? ये हमेशा फेस वैल्यू से होता है, तो 1250 इंटू 10, फेस वैल्यू तो इतना ही था, तो 12,500, और दोनों साइड देखोगे मैच भी हो जा रहा है। अच्छा, अब रीइशू तो कर दिया, अब हमें देखना पड़ेगा कि शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट है यहाँ क्रेडिट और डेबिट, उसका एडजस्ट करके कैपिटल रिजर्व में कुछ अमाउंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं वर्किंग नोट बन जाएगा, हाँ बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 4। अच्छा, पहले हम लोग देखेंगे अमाउंट ऑफ फॉरफीचर पर शेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ हम लोग क्या चेक करते हैं कि कितना राम का पैसा रह गया और कितना श्याम का पैसा रह गया पर शेयर पे, और जब रीइशू किए जो लॉस हुआ उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन दोनों का ना यहाँ पर अलग अलग अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि राम ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल नहीं दिया, जबकि श्याम ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दिया है, तो हमें ना दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले राम वाला कैलकुलेट करते हैं। तो राम का शेयर फॉरफिट जो हुआ है, मतलब जो कंपनी ने अमाउंट रख लिया, वो कितना है 3 रुपीज। ये देखो शेयर फॉरफीचर का जब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, कौन सा किया? वर्किंग नोट नंबर 1, तो ये हो गया शेयर फॉरफिटेड जो क्रेडिट हो रखा है 3 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रुपीज लिखेंगे, और लॉस ऑन री इशू यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन री इशू। रीइशू करने पे लॉस कितना हुआ 2 रुपीज, यानी कितना सरप्लस बच रहा है 1 रुपीज, सरप्लस हम लोग का बच रहा है 1 रुपीज। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा राम का शेयर का, क्योंकि राम का पूरा शेयर इशू हो रहा है, तो 500 इंटू 1 करके 500 करेंगे, ठीक है। 500 इंटू 1 500 हो जाएगा। अभी हम लोग श्याम वाला कैलकुलेशन करेंगे। ये मैंने कौन सा कैलकुलेशन किया? राम का। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कैपिटल रिजर्व। फिर से समझाते हैं, देखो कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? पहले ये देख रहे हैं कि जिनका शेयर फॉरफिट होता है कितना क्रेडिट अमाउंट रहा और उसको रीइशू करते हुए कितना लॉस हुआ। तो क्रेडिट 3, रीइशू करते हुए 2 रुपए का लॉस। तो राम के शेयर पे एडजस्टमेंट होने के बाद 1 रुपीज सरप्लस हो रहा है, क्योंकि 500 का 500 शेयर ही रीइशू हो चुका है, तो सरप्लस अमाउंट इतना होगा। सेम तरीके से हम लोग शाम का भी कैलकुलेशन करेंगे, मुझे नेक्स्ट पेज में ही करना पड़ेगा, यहाँ नहीं। तो यहाँ पर देखो शाम का कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। वर्किंग नोट नंबर ये 4 था, अब 5, वर्किंग नोट नंबर 5। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर ऑफ शाम,
श्याम का पर शेयर फॉरफिट करके कितना अमाउंट रखा है कंपनी ने, तो उनका तो दो पेमेंट है, एक 3 रुपीज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हम लोग क्योंकि इन्होंने प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम को हमें कंसिडर करना ही नहीं है ये सारे केसेस में, सिर्फ कैपिटल लेना है। तो 3 + 3 6 रुपीज, ठीक है। तो फॉरफिट करके इनका कंपनी ने 6 रुपीज रखा है, ठीक है। अच्छा, अब लॉस ऑन रीइश्यू, लॉस ऑन री इशू करते हुए लॉस कितना है 2 रुपीज करके। तो इनके एक एक शेयर पे सरप्लस हो रहा है 4 रुपीज। अब अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये मैंने कैपिटल रिजर्व लिखा है, चाहो तो पूरा लिख। इनका पूरा शेयर इशू नहीं हुआ है, जितना हुआ है उतना मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इनका कितना शेयर इशू हुआ है 750, हम लोगों ने यहाँ बैलेंस करके निकाला था 750 × 4, तो कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 6 लिख लेते हैं, टोटल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में टोटल ट्रांसफर कितना है 3000 श्याम का, और राम का था 500, 1 रुपीज करके, तो 3500। ये टोटल हमें लिखना पड़ेगा एंट्री में 3500। तो कैपिटल रिजर्व में 3500 ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल रिजर्व, 3500, और यहाँ पर डेबिट हो जाएगा शेयर फॉरफीचर, क्योंकि शेयर फॉरफीचर का अमाउंट ही ट्रांसफर हो रहा है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर का जो बचा कुछ अमाउंट है वो पूरा एडजस्ट होने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हम लोग का बन गया एंट्रीज जो करने के लिए बोला गया था। अच्छा, अब हम लोग को बोला है बैलेंस शीट भी बनाओ, ठीक है। तो बैलेंस शीट भी बनाएंगे। देखो बैलेंस शीट जो आज हम लोगों ने सीखा वैसे ही फॉर्मेट में बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, बैलेंस शीट का हम पूरा फॉर्मेट ही दिखाते हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम लोग इसीलिए बैलेंस शीट एज, बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम है ब्यूटीफुल लिमिटेड, ईयर कुछ नहीं दिया है तो एज ऑन, अगर ईयर देता तो हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। अच्छा देखो, मैंने तो यहाँ पर स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो तुम लोग को इस तरीके से फॉर्मेट को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब ऐसे लाइन, हम और लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जो रूल्स है जो मैंने बताया। देखो फॉर्मेट मैंने क्या बताया, सबसे पहले लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी नहीं लिखना है, लिखना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो हम वैसे ही लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये हेडिंग है। इसमें अगर नंबरिंग देते हो तो भी ठीक है, नहीं देते हो तो भी ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड। ये फॉर्मेट है, ठीक है। इसके बाद जस्ट इसके बाद ही शेयर होल्डर्स फंड आता है। शेयर होल्डर फंड में 2 पॉइंट आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। हमें ना हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर यही 2 पॉइंट काम आएगा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एसेट्स, एसेट्स में देखो फिक्स्ड एसेट तो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं था, तो करेंट एसेट ही आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में सिर्फ कैश का ही हमारे पास डिटेल्स है, तो यहाँ लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कुछ है नहीं, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, इसका हम लोग नोट बनाएंगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, यहाँ टोटल हो जाएगा। फिर इसका नोट नंबर 3 बना लेंगे, यहाँ टोटल हो जाएगा। अब नोट हम लोग पीछे बनाते हैं। देखो ये जो है ये भी
पार्ट ऑफ सोल्यूशन है और अभी जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। जैसे ये सब वर्किंग नोट है, ठीक है, लेकिन तुम लोग जब एग्जाम टाइम में करोगे ना तो ऐसे साइड में करना नहीं है, तुम लोग को पेज रख देना है। जस्ट इसके बाद ही तुम लोग का बैलेंस शीट होना चाहिए, सारे वर्किंग नोट बाद में होने चाहिए, और बैलेंस शीट के साथ ही नोट्स टू अकाउंट्स होना चाहिए, ठीक है। देखो हम ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, देखो जैसे बैलेंस शीट के नीचे जस्ट नोट्स टू अकाउंट्स है ना, वैसे ही हम लोग का होना चाहिए। और जो वर्किंग नोट है जो मैंने अभी मिडिल में करके दिखाया वो ऐसे नीचे होना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है, तुम लोग अगर एक्स्ट्रा स्पेस रख दोगे तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2-3 पेज रख दो यहाँ पर, जैसे पहले जर्नल एंट्री, उसके बाद बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, उसके बाद वर्किंग नोट होना चाहिए। तो ऐसे मिडिल में नहीं करना है, अभी कर लो लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग सबसे पहले शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे। अच्छा, शेयर कैपिटल में क्या क्या लिखेंगे, इसका हम लोग ऐसे कॉलम भी बना सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अच्छा, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर भी तो हो सकता है ना, इसीलिए मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल नाम लिख दिया है। जैसे मैंने यहाँ पर जब तुम लोग को लिखवाया तो शायद मैंने यहाँ इक्विटी नहीं लिखा है, लिखा है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल सिर्फ लिखा है। अब शेयर कैपिटल लिख के उसके नीचे इक्विटी लिख देंगे। मान लो एक ही क्वेश्चन में इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है, तो वो तो शेयर कैपिटल के अंडर ही आएगा। तो इसीलिए और एक लाइन हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर शेयर कैपिटल नोट्स नंबर 1 बन रहा है जिसमें हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल का बना रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अच्छा, ऑथराइज शेयर कैपिटल तुम लोग बोलोगे कि क्वेश्चन में तो दिया नहीं कि कंपनी का मैक्सिमम लिमिट कितना है। हम क्वेश्चन में जाते हैं, देखो क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, नहीं बोला है कोई बात नहीं। तो कंपनी ने जितना इशू किया है हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं कि उतना ही उसका लिमिट है, ठीक है। देखो अगर कंपनी 30,000 शेयर इशू कर रही है तो ऑब्वियसली ऑथराइज तो 30,000 है ही, उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन कितना है वो तो हमें नहीं पता। उससे कम तो नहीं होगा, क्योंकि कम है और कंपनी 30,000 इशू कर देगी ये तो पॉसिबल नहीं है। कंपनी मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल तक इशू कर सकती है, तो 30,000 कर रही है तो ऑथराइज 30,000 तो है ही, और प्लस कुछ हो सकता है वो हमें नहीं पता। तो हम लोग ऑथराइज 30,000 लिखेंगे। ऑथराइज लिखना जरूरी होता है, क्वेश्चन में अगर दे दिया है तो वही फॉलो करो, नहीं दिया है तो जो इशूड है उसे ही ऑथराइज मानेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट के लिए जरूरी होता है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 30,000 इक्विटी शेयर्स। नहीं लिखने से इसके लिए मार्क्स कटता है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो कितना हो जाएगा 3 लाख। ऐसे क्लोज कर देना है। इक्विटी शेयर के बाद लिखेंगे हम लोग इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल कितना है, यही वाला 30,000। तो यहां पर लिखेंगे 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी फिर से 3 लाख। इसको भी क्लोज कर देंगे, हमें तो पेड अप ढूंढना है। अब लिखेंगे सब्सक्राइब्ड। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था फुल्ली सब्सक्राइब। देखो क्वेश्चन में बोला था ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब, तो ये जितना इशूड है उतना ही सब्सक्राइब है, ठीक है। कॉल्ड अप भी फुल्ली था, तो अगर फुल्ली है तो हम लोग एक ही लाइन में सारी चीजों को लिख सकते हैं। अगर अलग अलग होता तो फिर हमें अलग एडिट करना पड़ता। अलग इन द सेंस कि अगर मान लो कंपनी ने 30,000 इशू किया बट सब्सक्राइब 20,000 हुआ, तो और कॉल्ड अप मान लो कम हुआ, तो फिर हमें एक साथ नहीं लिख पाएंगे ना, एक ही जगह पे नहीं लिख पाएंगे, तो अलग अलग हेडिंग करके ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ही अमाउंट है इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, क्योंकि जितना कॉल्ड अप है उतना हम लोग का, मतलब कॉल्ड अप और पेड अप एक जैसा है नहीं, पेड अप हम लोग का कम हुआ है, तो हम लोग एक ही लाइन में से चाहे तो लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से लिख के दिखाएंगे। सब्सक्राइब तो हम लोग का फुल्ली है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कैपिटल अलग लिख लो। चलो ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे भी चलेगा, लेकिन इससे क्या होगा काफी लाइन जो है बढ़ता जाएगा। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल एक हम लिख के दिखा देते। देखो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी 30,000 है। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये कितना आ गया 3 लाख। सब्सक्राइब के बाद आ जाएगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर
ये देखो मैंने यहाँ पर कैसे दिखाया है कॉल्ड अप और पेड अप का कैलकुलेशन। ये देखो कॉल्ड अप एंड पेड अप एक साथ दिखाएंगे, कॉल्ड अप से एडजस्ट करने के बाद ही पेड अप निकल जाएगा, तो कॉल्ड अप पेड अप एक ही साथ दिखा दो, नहीं तो एक एक करके लाइन बढ़ता जाएगा। कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना था, ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है ना वैसे ही लिख देंगे। कॉल्ड अप, पहले कॉल्ड अप लिखेंगे। कॉल्ड अप तो पूरा ही था, कंपनी ने फुल्ली कॉल्ड अप किया है 30,000 शेयर्स पे 10 रुपीज करके 3 लाख। ये हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग दो अमाउंट का कॉलम बना लो, यहाँ भी एक बना लो, मैंने जगह नहीं रखा, यहाँ भी एक बना लो, तो ये 3 लाख इसके मतलब यहाँ पर इनर कॉलम में हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे कॉल्सिन एरियर, लेकिन मैंने क्या बोला था, कॉल्सिन एरियर वो हमें लेस नहीं करना है जो फॉरफिट हो रहा है, ठीक है। जो फॉरफिट नहीं हो रहा है बस उतना ही हमें लेस करना है, और फॉरफिटेड शेयर को हम लोग को कर देना है ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर, क्योंकि देखो कॉल्सिन एरियर हम लोग तभी ऐड करेंगे ना, क्या बोला था देखो मैंने यहाँ पर, कॉल्सिन एरियर हमें सिर्फ और सिर्फ तभी ऐड करना है अगर शेयर फॉरफिट नहीं हो रहा है, लेकिन शेयर तो फॉरफिट सभी का हुआ है, राम का भी हुआ है, श्याम का भी हुआ, फुल्ली हुआ है, हाँ री इशू पूरा नहीं हुआ है। तो अगर शेयर फॉरफिट हो गया है तो कॉल्सिन एरियर लेस नहीं होगा, ठीक है। फॉरफिटेड शेयर को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग फॉरफिटेड शेयर को ऐड कर देते हैं। फॉरफिटेड शेयर हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर हम लोग का अमाउंट हो जाएगा, देखते हैं कितना आ रहा है। फॉरफिटेड शेयर का कैलकुलेशन करते हैं, फॉरफिटेड शेयर, एक सेकेंड चेक करते हैं। यहाँ पर 7,500 क्रेडिट, ठीक है, 2,500 डेबिट, तो ये एडजस्ट करके कितना हो गया, 5,000 डेबिट, सॉरी क्रेडिट, ठीक है, ये क्रेडिट ज्यादा है, 3,500 कैपिटल रिजर्व में चला गया, तो बचा कितना, 1,500 जो है हम लोग का क्रेडिट, ठीक है, 1,500 क्रेडिट बच जाएगा। ये देखो हम लोग कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखो शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट है 7,500, यहाँ पर डेबिट है 2,500 और यहाँ डेबिट है 3,500, तो टोटल डेबिट कितना हो गया, 3,000 और 2,000 5,000 और यहाँ पर 1,000, यानी 6,000 हम लोग का डेबिट है और 7,500 हम लोग का क्रेडिट है, यानी कि आंसर हम लोग का क्रेडिट आएगा। कितना क्रेडिट हो जाएगा, 1,500 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐड करके लिख लेते हैं, शेयर फॉरफीचर हो जाएगा 1,500 हम लोग का क्रेडिट, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखो 1,500 क्रेडिट, हम यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे करके हो रहा है। यहाँ पर अमाउंट जो है एंट्री के साथ यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो 7,500 हम लोग का क्रेडिट, ठीक है, समझने के लिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद यहाँ पर 2,500 हम लोग डेबिट कर लेंगे, 2,500 डेबिट कर लिया, और इसके बाद यहाँ पर 3,500 डेबिट कर लिया, 3,500 डेबिट कर लिया, ओवरऑल हम लोग का कितना आ जाएगा 1,500, ठीक है, ओवरऑल हम लोग का 1,500 आ जाएगा। अच्छा कॉल्ड अप इतना है, लेकिन हम लोग का कॉल्सिन एरियर यहाँ पर एक सेकेंड 30,000, अच्छा री इशू भी तो हुआ है ना, ये देखो री इशू जो हुआ है वो भी तो हम लोग का ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, देखो एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेट करके लिख देते हैं तो आसान रहेगा इसको कैलकुलेशन करना, ये देखो ऐसे लिख देते हैं 30,000, देखो सिंपल कैलकुलेशन, 30,000 शेयर्स कंपनी ने पहले इशू किया, फिर 1,500 कैंसिल कर दिया और 1,250 फिर से रीइशू कर दिया, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन से हमें ये पता चल जाएगा अभी कंपनी का होल्डिंग कितने नंबर ऑफ शेयर्स का है, तो 1,500 और यहाँ पर 1,250 ऐड करते हैं, तो 29,750 शेयर्स का कंपनी का भी कॉल है, तो 29,750 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो ये हो जाएगा 297500, तो टोटल करने से यहाँ पर आउटर में लिखते हैं प्लस 1,500,
31,2975,00 प्लस 1,500 2,99,000। ठीक है, 2,99,000 ये अमाउंट हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हम और एक बार समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2,99,000, 2,99,000। हम फिर से समझाते हैं। देखो सिंपल, हम लोगों ने पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा, नहीं दिया हुआ था तो जो इशूड है हम लोग वही ऑथराइज्ड मान के लिख देंगे। इशूड हमें बता दिया था, सब्सक्राइब भी हमें बता दिया था। अब कॉल्ड अप पेड अप का क्या हुआ? कॉल्ड अप पेड अप का मैंने नेट कर दिया। देखो क्या किया मैंने, सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो हम लोगों ने, कंपनी ने कितना शेयर कॉल किया था 30,000, फिर कितना कैंसिल कर दिया 1,500। ठीक है, 1,500 शेयर जो है वो रीइशू हो गया तो 1,500 फॉरफिट हो गया तो वो लेस हो जाएगा। अलग अलग इंटू 10 करके कैलकुलेशन करने से बेटर है कि हम लोग इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स पे कर ले। तो एक्चुअली अभी कंपनी का कितना नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग में है वो देखना पड़ेगा। तो कंपनी ने पहले 30,000 शेयर्स का होल्डिंग दिया, फिर 1,500 होल्डिंग कैंसिल कर दिया और 1,250 फिर से होल्डिंग दे दिया। तो अभी 29,750 होल्डिंग में है, इंटू 10 करके इतना हो जाएगा। और पहले ये जो 30,000 शेयर्स रीइशू किया था उसमें जो फॉरफिट शेयर्स का अमाउंट कंपनी ने रिटर्न नहीं किया वो हो रहा है 1,500। तो टोटल करके हो रहा है 2,99,000। ठीक है, इस तरीके से कर दो, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें नोट बनाना है रिजर्व एंड सरप्लस का। तो नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, ये छोटा सा ही बनेगा, वो शेयर कैपिटल का ही सबसे ज्यादा होता है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में हम लोग बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा? देखो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। रिजर्व सरप्लस में क्या क्या है? देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम है और कैपिटल रिजर्व है। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,000 और कैपिटल रिजर्व 3,500, लेकिन ये डेबिट हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो, ये डेबिट हुआ है। हम लोगों को क्या लिखना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग का रिजर्व कितना है, ये तो हम लोग कैंसिल किए हैं, तो हमें क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व तो यही होगा क्योंकि पहले से और कोई कैपिटल रिजर्व नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें टोटल लिखना है। तो वहां तो हम लोग सिर्फ फॉरफीचर का एंट्री किया है, तो टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा तरीका है। देखो हम लोगों के पास 30,000 कंपनी के पास शेयर था, कंपनी ने फुल्ली कॉल्ड अप किया तो कंपनी को लगा 2 रुपीज करके टोटल 60,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का आ जाएगा। अगर राम श्याम ये लोग जो है डिफॉल्ट नहीं करते, वैसे श्याम ने तो सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है, सिर्फ राम ने नहीं दिया है, तो हम लोग का पूरा ये 60,000 ही सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाता। लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर होल्ड किया है, दैट इज राम, उन्होंने 2 रुपीज करके प्रीमियम नहीं भरा है, यानी कि 1,000। तो 60,000 से 1,000 लेस कर दो, प्रीमियम हम लोग को यहाँ पर 59,000 दिखेगा, नहीं तो ये हम लोग का टोटल जो है 60,000 दिखता। ठीक है, वो लेस हो रहा है। अब क्वेश्चन में हमें सिर्फ फॉरफीचर का एंट्री बोला है, अगर क्वेश्चन में हमें एकदम स्टार्टिंग से एंट्री करने बोलता, मतलब इशू से, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्रीमियम क्रेडिट हुआ है 30,000, यहाँ डेबिट 1,000, दोनों का एडजस्ट करके हम लोग लिख देते 59,000, उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और कैपिटल रिजर्व तो और प्रीवियसली कहीं क्रेडिट हुआ नहीं है, अभी हुआ है, तो कैपिटल रिजर्व हमें 3,500 टोटल करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 62,500, 62,500 ही आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार। 59,000 प्लस 3,500, 62,500, ये हो गया हम लोग का रिजर्व सरप्लस 62,500। अब टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 3,61,500 ये हम लोग का हो गया लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड भी सेम होना चाहिए 3,61,500, लेकिन चेक करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 3 में। ठीक है, नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट। अच्छा, क्या क्या पैसा मिला है कंपनी को? एप्लीकेशन का मिला है। ठीक है,
तो एप्लीकेशन का कितना मिला है? एप्लीकेशन का पूरे 30,000 शेयर्स पे मिला है। पूरे 30,000 शेयर्स पे कितना मिला है? कितना करके था एप्लीकेशन का पैसा? एप्लीकेशन का था हम लोग का 3 रुपीज करके। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 90,000। अच्छा, उसके बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितने सारे शेयर्स पे अलॉटमेंट मिला है? तो अलॉटमेंट हो जाएगा 30,000 माइनस 500 इंटू 5 रुपीज। देखते हैं कितना होता है। 30,000 माइनस 500 इंटू 5 रुपीज, तो ये हो गया 1,47,500। मतलब राम ने जो 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं दिया। अब कॉल, कॉल पे कितना मिला है? कॉल पे हो जाएगा 30,000 शेयर्स पे मिलने वाला था 500, और जो है 1,000 पे नहीं मिला है 4 रुपीज करके। तो माइनस करते हैं 30,000 माइनस 500 माइनस 1,000 इंटू 4, 1,14,000। और री इशू करके जो पैसा आया, री इशू करके जो आया, री इशू करके आया है 1250 शेयर्स को री इशू करके 8 रुपीज करके। तो 10,000 आया था शायद, 10,000। टोटल कर लेते हैं कितना हो जाएगा। टेन थाउजेंड प्लस 1,14,000, 1,47,500 प्लस 90,000, 3,61,500, 3,61,500। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली भी अगर लिख देते हो तो भी चलेगा। ये कैलकुलेशन अगर नहीं भी दिखाते हो, दिखाते कैसे किया है यहाँ पर 3,61,500। तो ये हम लोग नॉलेज के लिए इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना करके कंपनी को रिसीव हुआ। बाकी यहाँ पर देखो किया नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया है। ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों साइड अगर मैच होगा तो इसी तरीके से 3,61,500 ये हो जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, सही बात है, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते तो हम लोग एंट्री से ही एडजस्ट करके लिख सकते थे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करके जो हमारा रहता है डेबिट क्रेडिट, उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते तो हमें यहाँ मिल जाता। क्योंकि सिर्फ फॉरफीचर का एंट्री बोला है री इशू का, इस वजह से ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ा। अगर पूरा क्वेश्चन होता तो वहां से बैंक का एंट्री हम लोग चेक करके ही देख पाते कि कितना हम लोग का रिसिप्ट अमाउंट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने करके दिखा दिए। बाकी चाहो तो बैलेंस करके लिखा जा सकता है, लेकिन नोट बनाएंगे तो वहां तो दिखाना तो पड़ेगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, देखो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए होल्ड 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच ही has paid 2 on application. B hold 4,000 shares of 10 each on which he paid 2 per share on as on application money and 3 per share as allotment money. C holds 3,000 share 10 each, has paid 2 application, 3 allotment, 3 for first part. कंफ्यूजन है, ठीक है, इससे बेटर है कि हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, पता चल जाएगा कि किसके पास कैसा शेयर्स था और किसने कितना पेमेंट किया कितना नहीं किया। तो यहाँ पर करते हैं इलास्ट्रेशन 16। तो पहला पर्सन का नाम है ए, ये है मिस्टर ए। ठीक है, इनके पास कितना सारा शेयर्स है? 2,000 शेयर्स है, इनके पास है 2,000 शेयर्स। अच्छा, अब इन्होंने क्या क्या पेमेंट किया है? 10 रुपीज वाला है, ठीक है, ये है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज वाला शेयर्स है। अब इन्होंने क्या दिया है? 2 एज एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन का 2 रुपीज दिया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आगे बोल रहा है बी का बात आ गया, जिसके पास 4,000 शेयर्स है 10 रुपीज वाला। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया है मिस्टर बी का बात बोला जा रहा है, जिनके पास कितने सारे शेयर्स है? 4,000 शेयर्स है, और इन्होंने एप्लीकेशन का 2 रुपीज दिया है, और क्या बोल रहा है यहाँ पर 3 पर शेयर एज अलॉटमेंट, और इन्होंने अलॉटमेंट का भी दे दिया है 3 पर शेयर करके। C holds 3,000 shares of 10 each. Mr. C 3,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 10 वाला, ये भी एट द रेट ऑफ 10 है, ये भी एट द रेट ऑफ 10 है। अब इनके बारे में क्या बोला है?
2 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, अच्छा 3 और फॉर द फर्स्ट कॉल के लिए 3, फर्स्ट कॉल के लिए इन्होंने 3 रुपीज भी दिया है। दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये सभी देने में फेलियर है, सभी देने में फेलियर है ऐसे बोल रहा है, मतलब सेम शेयर्स जो है सभी को इशू किया गया है, तो इनका हम लोग क्या एडिशन करेंगे, इन्होंने एप्लीकेशन दिया, इसका मतलब इन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, ठीक है। ये 3 रुपीज का था, ये 3 रुपीज का था, ये और ये इन्होंने नहीं दिया। फाइनल कॉल निकालते हैं कितना वैल्यू होगा, इन्होंने अलॉटमेंट दिया, इसके बाद इनका कोई स्टोरी नहीं बताया गया, तो इसका मतलब इन्होंने फर्स्ट कॉल जो है वो नहीं दिया। फाइनल कॉल तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि किसी ने भी फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है एंड द डायरेक्टर देयरफॉर फॉरफिटेड देयर शेयर, सभी का शेयर कैंसिल कर दिया, द शेयर्स आर रीइश्यूड सब्सिक्वेंटली फॉर 12 पर शेयर फुल्ली पेड, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू, बस बैलेंस शीट वगैरह कुछ नहीं बोला है। अगर शेयर 10 रुपीज वाला है तो फाइनल कॉल कितने का होगा, क्योंकि सभी का शेयर 10 रुपीज वाला शेयर है, तो फाइनल कॉल कितने का, 3, 3, 6, 7, 8, तो ये 2 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल कॉल 2 रुपीज का आ रहा है सबका, ठीक है, जो कि किसी ने नहीं दिया। और बाकी लोगों ने एक एक करके देखो, यहाँ पर जो है इन्होंने एप्लीकेशन सिर्फ नहीं दिया बाकी कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया बाकी कुछ नहीं दिया, इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दिया बाकी कुछ नहीं दिया, ऐसे करके कैलकुलेशन दिया है। इसके बाद सभी का शेयर हो जाता है कैंसिल, ठीक है, ये सारे शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, इनका शेयर कैंसिल, इनका भी कैंसिल, ठीक है। और उसके बाद रीइश्यू होगा, सारे शेयर कैंसिल होने के बाद एट द रेट ऑफ 12 करके, यानी प्रीमियम में हमें इसका एंट्री करने बोला है, फॉरफीचर और रीइश्यू का, ठीक है। तो हम लोग एंट्री करते हैं पहले फॉरफीचर, फिर उसके बाद ही रीइश्यू होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले लिखना पड़ेगा इनका शेयर कैपिटल को हम लोग कैंसिल करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसमें ना कुछ प्रीमियम वगैरह है नहीं, तो क्वेश्चन आसान है। कितने सारे शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, 2000, 4000, 3000, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9000 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, और जो पर वैल्यू वो 10 रुपीज करके है, तो 90,000 का हम लोग शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो कंपनी ले ली है वापस नहीं देगी, यानी टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। शेयर फॉरफीचर में कंपनी को क्या क्या अमाउंट मिल रहा है, देखो 2000 शेयर्स पे 2 रुपीज जो कि कंपनी रिटर्न नहीं करेगी, हम यहीं पर लिख के दिखा रहे हैं, देखो 2000 शेयर्स पे 2 रुपीज जो कंपनी रिटर्न नहीं करेगी। फिर 4000 शेयर्स पे 2 + 3 5 रुपीज है ना, तो 4000 शेयर्स पे 5 रुपीज। अच्छा, इसके बाद इनका देखो 3000 शेयर्स पे 3 + 3 6 7 8 रुपीज, 6000 शेयर्स पे 8 रुपीज। ये उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रीमियम वगैरह है नहीं, तो सिंपल कैलकुलेशन है। 4000 प्लस ये हो जाएगा 4000 × 5 20,000। अच्छा, इसके बाद हो गया 48,000, तो 72,000 आ रहा है। ये 6,000 मैंने शायद गलत लिख दिया ना, 3,000। अच्छा, ये 3,000 है, 48 को माइनस कर लेते हैं और ये हो जाएगा 18, 42,000 आ रहा है, नहीं कुछ गलत हो गया, रुको एक मिनट, ये हो गया 4,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000, 48,000, ठीक है। शेयर फॉरफीचर में कितना आ जाएगा, 48,000। ये कंपनी रिटर्न नहीं करेगी, और जो भी पैसा नहीं मिला उसका जो है कॉल नेम लिख देते हैं, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला वो लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, अलॉटमेंट में नहीं मिला 2000 × 3, बस 2000 × 3 इतना ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं 2000 × 3, क्योंकि एक ही ने अलॉटमेंट फेल किया है, तो 6000। उसके बाद लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने पे नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है 2000 × 3 और 4000 × 3, 2000 × 3 और 4000 × 3 दोनों से नहीं मिला, ठीक है। तो ये हो गया
6,000 और ये 12,000, मतलब 18,000 हो रहा है। और 2 शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। फाइनल कॉल कितने से नहीं मिला? 2,000 इंटू 3, 4,000 इंटू 3 प्लस ये लास्ट वाला है 3,000 इंटू 2 होगा, सॉरी मैंने 3 लिख दिया है, ये 2 करके है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा लास्ट वाला है हम लोग का 3,000 इंटू 2, 3,000 इंटू 2, ठीक है। ये सब तुम लोग वर्किंग नोट करोगे, हम जस्ट यहीं पर दिखा दे रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये हो गया 4,000 प्लस 8,000, 4,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, यानी कि 18,000, ठीक है। ये भी 18,000 हो रहा है। अब चेक कर लो डेबिट क्रेडिट, 18 18 36, 36 प्लस 6, 36 प्लस 6 प्लस 48, 90, ठीक है। तो मैच हो गया। तो यहाँ पर देखो ज्यादा कुछ था नहीं, मतलब अगर प्रीमियम होता है तो हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, ये पर पे इशू हुआ था तो इसीलिए इतने आसानी से हो गया। जो मिल गया उसे क्रेडिट कर दिया, मैंने यहाँ टोटल पे तीनों का दिखा दिया, तीनों से कितना मिला। अलॉटमेंट सिर्फ एक ही ने फेलियर किया, तो एक ही शेयर होल्डिंग से मल्टीप्लाई किया, 3 रुपीज करके था। फर्स्ट कॉल 2 से हुआ तो दोनों का मल्टीप्लाई किया, फाइनल कॉल तीनों से हुआ तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है? रीइशू करना है, ठीक है। रीइशू कैसे होगा? प्रीमियम में होगा, तो रीइशू का एंट्री हम यहीं पर कर देते हैं, सेकेंड एंट्री रीइशू। बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है। कितना शेयर इशू हुआ है? सारे शेयर इशू हुए हैं, ठीक है। और कितना करके, कितने में इशू हुआ है? 12 रुपीज करके, तो इंटू 12 करेंगे। 12 करने से 12 9 108 होता है, 108 और ये इतना 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1,08,000, 9,000 होगा। एक मिनट, मैंने 90,000 लिख दिया शायद। 9,000 इंटू 12, तो 108 और 3 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000 इंटू 10, यानी कि 90,000। और बाकी क्या होगा? क्योंकि प्रीमियम में इशू हुआ है, क्वेश्चन में भी बोल दिया प्रीमियम में इशू हुआ है, तो उसे हमें लिखना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम 9,000 इंटू 2 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा? 18,000, और 18,000 और 90,000 ऐड करके देखो 1,08,000 हो जाएगा। तो ये प्रीमियम पे इस तरीके से होगा। अच्छा, अब क्योंकि फॉरफिट हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो लॉस कुछ है नहीं कि एडजस्ट करें, तो पूरा का पूरा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ये हमें बोलेगा नहीं क्वेश्चन में, हमें खुद से करना ही पड़ेगा जब भी रीइशू होगा, ठीक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 48,000 टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व 48,000, ठीक है। क्योंकि कुछ भी लॉस नहीं है, लॉस होता तो हमें एडजस्ट करना पड़ता, क्योंकि कुछ भी लॉस नहीं है तो पूरा का पूरा अमाउंट ही हम लोग का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये 16 वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन कैश नहीं ले रहे उसके बदले, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। जैसे कंपनी मान लो किसी से फर्नीचर खरीदने गई और उसको पेमेंट करने की जगह उसे बोल रही है कि कंपनी का शेयर ले लो, तो शेयर इशू करी, उसके बदले एसेट ले रही है। तो नॉर्मली एसेट परचेज का एंट्री क्या होता है? अगर हम लोग क्रेडिट में परचेज करते हैं तो एसेट टू क्रेडिटर सबसे पहले, ठीक है। फिर जब क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे तो क्रेडिटर टू कैश या बैंक हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर टू कैश या बैंक हो जाएगा। और अगर हम लोग कैश में लेते हैं तो सिंपल एसेट टू कैश या बैंक हो जाना चाहिए। अब अगर हम लोग ना शेयर कैपिटल, मतलब हम लोग कैश नहीं दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, तो नॉर्मली शेयर कैपिटल इशू का एंट्री करने से क्या होता है? बैंक टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर पैसा नहीं आ रहा है, बदले में एसेट आ रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट टू शेयर कैपिटल, यही बोला है, ठीक है। ये देखो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरली इशू देयर शेयर फॉर कैश एंड यूज सच कैश टू बाय द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट नीडेड इन द बिजनेस। नॉर्मली शेयर इशू करके जो कैश आता है उससे कंपनी अपना एसेट वगैरह परचेज करती है। लेकिन कभी कभी समटाइम्स हाउएवर ए कंपनी में इशू शेयर्स इन डायरेक्ट एक्सचेंज फॉर लैंड, बिल्डिंग और अदर एसेट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कंपनी शेयर इशू करके ही एसेट वगैरह ले रही है, मतलब शेयर इशू करके जो कैश आ रहा है उससे एसेट नहीं खरीद रही है,
एसेट के बदले शेयर इशू कर रही है। शेयर में भी ऑल्सो इशूड इन पेमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय द प्रोमोटर। शेयर्स जो है सर्विस के लिए भी इशू किया जा सकता है, जैसे कि प्रोमोटर ने जो कंपनी को सर्विस दिया, लॉयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जब फॉर्मेशन हो रहा था तब जो लॉयर ने कंपनी के फॉर्मेशन के लिए काम किया, उनको शेयर जो है ऑफर किया जा सकता है। दिस शेयर शुड बी शोन सेपरेटली अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। अगर इस तरीके का कोई शेयर कंपनी ने इशू किया है प्रोमोटर को, या फिर जिसने जो लॉयर कंपनी बना रहा था उनको, तो उस केस में हमें इस बात को अलग से शेयर कैपिटल के अंदर दिखाना चाहिए कि हाँ ये शेयर इस रीजन से इशू है। मतलब अदर देन कैश होगा तो हमें उसको अलग से हेडिंग में रीजन बताना चाहिए। Within specified time of allotment, the company must produce before the registrar a written contract of sale of service in respect of which shares have been allotted। बोल रहा है specified time of allotment, मतलब allotment जो है शेयर का स्पेसिफाइड टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। द कंपनी मस्ट प्रोड्यूस, और इस तरीके के शेयर अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रर ऑफिस में जो है एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो है दिखाना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सर्विस आर अलॉटेड। ठीक है, तो ये थियोरिटिकल बात है। चलो अभी हमें एंट्री कैसे करना है, एसेट खरीद रहे हैं और उसके बदले शेयर इशू कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक्स कंपनी लिमिटेड was incorporated with an authorized capital of 90,000 equity share of 10 each। एक्स लिमिटेड कंपनी का ऑथोरिटी है कि वो 90,000 शेयर्स मैक्सिमम मार्केट में इशू करके पैसा जो है रेज कर सकती है। द कंपनी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई एंड कंपनी फॉर 4 लाख। 4 लाख का कंपनी ने एसेट परचेज किया है वाई एंड कंपनी से। किसने किया है, एक्स कंपनी लिमिटेड ने वाई एंड कंपनी से परचेज किया है। पेबल फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ कंपनी। द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वेर इशूड टू द पब्लिक। अब क्या बोल रहा है, फुल्ली पेड अप कर दिया है शेयर्स। 4 लाख के एसेट के लिए कंपनी को कितना शेयर इशू करना पड़ेगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बोल रहा है जो बैलेंस शेयर्स है वो पब्लिक को इशू कर दिया है। 90,000 में से जितना वाई एंड कंपनी को देना पड़ा वो दे दिया, और बाकी जो है वो पब्लिक को इशू कर दिया, विच आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर। और पब्लिक को जितने शेयर्स इशू कर दिए गए थे वो फुल्ली सब्सक्राइब भी है, पेड अप भी है। हम लोग को प्रिपेयर करना है जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन करने के पहले हम एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ये देखो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय, हमें हमेशा करना है इशू प्राइस। ठीक है, अब इशू प्राइस क्या क्या हो सकता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कुछ भी हो सकता है। इशू प्राइस हम लोग का पार भी हो सकता है, प्रीमियम हुआ तो वो भी हो सकता है, और अगर डिस्काउंट हुआ तो वो भी हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कंपनी ने सबसे पहले 4 लाख रुपीस का लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट आ रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी लिमिटेड। जैसे हम लोग क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं, कितने का एसेट खरीदा गया, 4 लाख का। ठीक है, इसका हम नरेशन लिख देते हैं क्योंकि ऐसा नरेशन पहले मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे बीइंग एसेट परचेज, बीइंग एसेट्स परचेज्ड। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, जैसे हम लोग क्रेडिटर को अगर पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर टू कैश या बैंक करते हैं, उसके जगह हम लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको मैंने 2 पार्ट में किया है। ठीक है, यहाँ जैसे दिखाया है कि डायरेक्टली एसेट टू शेयर कैपिटल वही हो रहा है, अगर तुम लोग देखोगे तो वही हो रहा है। यहाँ पर वाई कंपनी लिमिटेड क्रेडिट और डेबिट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये लैंड एंड बिल्डिंग यानी एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। मैंने इसको 2 पार्ट में करके दिखाया जैसे होता है, पहले ड्यू एंट्री उसके बाद इस तरीके से। अच्छा अब हम लोग वाई कंपनी लिमिटेड को कितने सारे शेयर्स दे रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी अभी मैंने बोला कि हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, जो कि इस क्वेश्चन में है हम लोग का 4 लाख, और इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस है यहाँ पर 10। ठीक है, तो ₹10 हो जाएगा, तो कितना शेयर इशू करना पड़ रहा है,
40,000, ठीक है। 40,000 शेयर्स इशू करना पड़ रहा है, तो इसका एंट्री हो जाएगा 40,000, क्योंकि शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू से होगा तो 10 रुपीज से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हो गया 4 लाख और यहाँ पर भी आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे नरेशन में, बीइंग शेयर इशूड टू वाई कंपनी लिमिटेड, ठीक है। बीइंग शेयर इशूड टू वाई कंपनी लिमिटेड, ये बीइंग एसेट परचेज हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जो बचे हुए शेयर्स है वो पब्लिक को इशू कर दिया गया है। अब इनको अगर 40,000 शेयर्स इशू किया गया है, 90,000 टोटल था, तो पब्लिक को 50,000 इशू किया गया होगा। तो यहाँ पर पब्लिक ने पेमेंट भी कर दिया, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी चलेगा। ये देखो, इक्विटी शेयर हमें तो बोला नहीं कितना एप्लीकेशन है कितना अलॉटमेंट है, तो हम लोग एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 10, 5 लाख, और उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब हमें कुछ ना बोले तो हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये दोनों लैंग्वेज को एक साथ यूज कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। और अगर चाहो तो दो एंट्री अवॉइड करके सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग शेयर इशूड अलॉटेड, ठीक है। ये हो गया बीइंग शेयर अलॉटेड, और यहाँ पर हो जाएगा बीइंग शेयर इशूड, बीइंग शेयर्स इशूड। अच्छा, अब यहाँ पर ये फॉर्मूले का लॉजिक समझो, ठीक है। ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है, फॉर्मूले का लॉजिक यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 लाख का एसेट ले रहे हैं, उसके बदले जो भी दे रहा है उसका एक यूनिट का वैल्यू है 10 रुपीज, ठीक है। उसका एक यूनिट का मार्केट वैल्यू है 10 रुपीज, यानी अगर हमें 4 लाख, मतलब 4 लाख का जो भी हम लोग प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, मतलब जो एसेट परचेज कर रहे हैं, उसका जो पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, उसका हम लोग पेमेंट इस तरीके की किसी चीज से कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर शेयर से कर रहे हैं, जिसका एक यूनिट का वैल्यू है 10 रुपीज, ठीक है। तो मैं ऐसे 40,000 जो है यूनिट देना पड़ेगा, यानी शेयर देना पड़ेगा, तब जाके अमाउंट जो है मैचअप होगा। अब मान लो ये इशू प्राइस प्रीमियम में होता, तो हमें यहाँ पर डिवाइडेड बाय, जैसे मान लो 2 रुपीज प्रीमियम, तो 12 करना पड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग परचेज के लिए जो कंसिडरेशन पे कर रहे हैं वो एक यूनिट, मतलब एक शेयर का वैल्यू है 12 रुपीज। तो अगर हम लोग एक चीज का वैल्यू 12 रुपीज है, ऐसी किसी चीज से हम लोग 4 लाख का जो है कंसिडरेशन पे ऑफ करना चाहते हैं, तो हमें कितने सारे ऐसे 12 पे करने पड़ेंगे, तो उतना ही नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 12, पता नहीं मुझे ये कितना आएगा, पॉइंट में आएगा शायद, हाँ यही देखो पॉइंट में आ रहा है। जो भी हो, तो पॉइंट में आने से नहीं होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जहां पर हमारा पॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर आएगा भी तो हमें उसे अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो फ्रैक्शन में नहीं होता है, फिर हमें उसे राउंड करके लिखना पड़ेगा। तो जो भी हो, यहाँ पर इशू प्राइस ही क्यों होगा, ये हम इसीलिए बता रहे हैं। इशू प्राइस इसीलिए होगा क्योंकि ये मार्केट वैल्यू है, इशू प्राइस भी मार्केट वैल्यू होता है। यहाँ पर कभी भी फेस वैल्यू वगैरह नहीं लगाना है, मार्केट वैल्यू के साथ, क्योंकि मार्केट वैल्यू देख के ही डील हो रहा है। तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमें पे करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इशू प्राइस। कभी भी यहाँ पर फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू नहीं होगा, जो इशू प्राइस है वही लिखेंगे। पार होगा तो पार, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम, डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट, तो हमें पता चल जाएगा कितना शेयर इशू करना है। यहाँ तो देखो 10 से ही मल्टीप्लाई हो गया, तो तुम लोग को आसान लग रहा होगा। लेकिन अगर ये प्रीमियम होता तब तो जो है ये 10 रुपीज से डायरेक्टली यहाँ नहीं होता, तब ये होता 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10, फिर 2, जैसे मान लो अगर ये 12 रुपीज होता फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर ये 12 होता तो हमें लिखना पड़ता वाई कंपनी लिमिटेड 4 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 10, फिर यहाँ पर लिखना पड़ता 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पर 2 रुपीज करके, इस तरीके से एंट्री होता। नंबर ऑफ शेयर्स जितना आता उतने से करना पड़ता, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन ये याद रखो हमेशा इशू प्राइस से होगा। वैसे ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग को इसका प्रिपेयर करना पड़ेगा बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट
of X company limited as on particulars, note number, amount. सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, फिर इसके अंदर शेयर कैपिटल, जैसे चाहो प्रेजेंटेशन कर सकते हो 1A B या फिर ऐसे करके, ठीक है, तो उसमें कोई रूल्स नहीं है। शेयर कैपिटल जैसे मैंने ए नहीं लिख के ऐसे साइन दिया है वैसे भी कर सकते हो। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस टोटल आ जाएगा। उसके बाद एसेट्स, एसेट्स में अभी हम लोग लिखेंगे नॉन करेंट एसेट, क्योंकि है लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है ना। नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल का भी पार्ट लिख लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने टेंजिबल एसेट लिया है। टेंजिबल, टेंजिबल में लिखना पड़ेगा पीपीई। पीपीई का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये देखो हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये क्या नया चीज है? ये नया चीज नहीं है एक्चुअली। क्या है कि फिक्स्ड एसेट जैसे हम लोग लिखते हैं ना, उसका नाम ही एक्चुअली हो चुका है टेंजिबल में। जैसे मतलब ये फिक्स्ड एसेट को ही मुझे पीपी लिखना चाहिए। ये देखो इसको ही मुझे पीपी लिखना चाहिए, फिक्स्ड एसेट के जगह मुझे इसको पीपी लिखना चाहिए। एक सेकंड हम थोड़ा सा देख लेते हैं, भूल गए हो ये वाला पॉइंट। फिक्स्ड एसेट का ही नया नाम है पीपी। यहाँ फिक्स्ड एसेट लिख के ही किया, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग फिक्स्ड एसेट भी लिख सकते हो, लेकिन इसको फिक्स्ड एसेट के जगह पीपीई यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी लिख सकते हो। क्योंकि अभी देखो फिक्स्ड एसेट जो है AS10 से ये नाम आया हुआ है, तो अभी AS10 में जो है फिक्स्ड एसेट की जगह पीपीई यूज किया जाता है, तो तुम लोग फिक्स्ड एसेट की जगह पीपीई लिख सकते हो। ठीक है, फिक्स्ड एसेट तो तुम लोग को पता ही, पीपीई में टेंजिबल। और नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे करेंट एसेट, यहाँ पर करेंट एसेट, और इसमें लिखना है हम लोग को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसका नोट नंबर बना के टोटल लिखेंगे। ठीक है, चलो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहला नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर अमाउंट का कॉलम कर देते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each। ठीक है, टोटल ऑथराइज 90,000। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था, देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, तो ये हो जाएगा 9 लाख। बता दिया था, इतना ही इनका ऑथराइज शेयर कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 90,000 शेयर्स। ठीक है, ये भले ही एक ही जैसा लिखने में हो लेकिन लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रेजेंटेशन जरूरी होता है। 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, तो ये हो गया 9 लाख। सब्सक्राइब के बाद हम लोग लिखेंगे इशूड। अच्छा, पहले इशूड लिखना चाहिए था, ऑथराइज्ड के बाद इशूड, उसके बाद सब्सक्राइब्ड। इशूड, इशूड शेयर कैपिटल। अब हम सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप एक ही साथ लिख देते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी अलग है ही नहीं। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप, एंड पेड अप शेयर कैपिटल। कुछ तो एडजस्ट करना है नहीं, सभी एक ही आंसर होगा। अच्छा, इसमें लिखेंगे 90,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है, 90,000 ही कॉल्ड अप हुआ है और 90,000 ही पेड अप हुआ है, तो ये हो जाएगा
9 लाख। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले थियोरेटिकली पढ़ के बताया, अगर कोई भी शेयर्स अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू होता है तो उसे हमें अलग से बताना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, आउट ऑफ द एबव 40,000 shares at the rate of 10 each have been allotted as fully paid up share to Y Company Limited for purchase of fixed asset। ठीक है, अब ये 9 लाख हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। वो भी लिखना लेकिन जरूरी है, ठीक है, वो भी लिखना जरूरी है, नहीं लिखने से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। और रिजर्व सरप्लस हम लोग का इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ना तो कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह है, ना तो कुछ भी है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ही ब्लैंक रख देते हैं। ये नोट नंबर 1 हो गया। टोटल हम लोग का 9 लाख हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे पीपीई टेंजिबल, इसका हम नोट नंबर 2 बना लेते हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट नंबर 3 बना लेंगे। अब हम लोग बनाएंगे नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 जो कि है पीपीई का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो अगर वहां फिक्स्ड एसेट लिख रहे हो तो यहाँ भी फिक्स्ड एसेट ही लिखो। देखते हैं मैंने क्या लिखा, पीपी लिखा है। पीपी का मतलब यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। क्या लिया है कंपनी ने, लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का लिया है, 4 लाख। ये नोट नंबर 2 में हम लोग का यहाँ पर 4 लाख लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 3। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कंपनी के पास कैश कितना आया, कैश एट बैंक लिखेंगे क्योंकि कंपनी सब बैंक में ही रिसीव करती है, बैंक के थ्रू से। कैश एट बैंक कितना है, एंट्रीज देखो पता चल जाएगा। बैंक कितना डेबिट हुआ है, सिर्फ 5 लाख। ठीक है, और बाकी शेयर्स का तो हमारा अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश था, तो यहाँ पर 5 लाख आ रहा है। तो ये 5 लाख हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ऐड करने से दोनों साइड ही हम लोग का 9 लाख का टोटल आ जा रहा है। ओके, जैसे कि मैंने बोला था इससे ज्यादा हमें यहाँ पर बैलेंस शीट पे कुछ नहीं दिया है, तो इसीलिए मैंने छोटा छोटा ही बैलेंस शीट सिखाया। तो ये हम लोग का हो गया टोटल 9 लाख, दोनों साइड मैच हो गया। बस ये यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 इच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में इतना, अलॉटमेंट में इतना, फर्स्ट कॉल में इतना, फाइनल कॉल में इतना देना है, डेट भी दे दिया है। ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, अलॉटमेंट भी दे दिया गया। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 20,000 शेयर्स पेड द होल ऑफ द अमाउंट ड्यू along with allotment। अच्छा, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 20,000 शेयर्स है, जिन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही बाकी पेमेंट भी कर दिया, यानी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का, यानी कॉल्स इन एडवांस किया। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग ऑल द सम्स ड्यू वेयर रिसीव्ड, जितने भी पैसे ड्यू हुए थे सारे रिसीव्ड हो गए। इंटरेस्ट वाज पेड टू शेयर होल्डर कंसर्न ऑन 1 Feb 2021। ठीक है, इंटरेस्ट पे कर दिया गया है 1 Feb 2021 के लिए 1 तक का। ठीक है, जिन्होंने कॉल्स इन एडवांस किया है। ठीक है, तो देखो सारे एंट्रीज ही करने बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हम नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं, नरेशन वगैरह नहीं लिखेंगे।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर को हम ES लिख ले रहे हैं और एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन का कंपनी को कितना पैसा मिला है, यहाँ पर 10 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किया है 20 करके, ठीक है। तो 10 लाख इंटू 20, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो 10 लाख L लिख दिया इंटू 20, यानी 200 लाख हो जाएगा, 200 लाख। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन लैख, ये जितने भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग इन लैख कर रहे हैं, तो हमें इतना बड़ा डेटा जो है लिखने का जरूरत नहीं होगा। ये हो गया शेयर इशू। शेयर इशू कब हुआ है उसका डेट नहीं दिया है तो मैंने भी नहीं लिखा। अलॉटमेंट जब दिया है उसी दिन जो है ओनर डिसाइड किया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को हम ESC लिख रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कितना हो जाएगा, वही 200 लाख। अच्छा, अब इसके बाद अलॉटमेंट के लिए कंपनी नोटिस देगी कि अलॉटमेंट का पैसा दे दो, ठीक है। ये इसका डेट नहीं बोला है तो हम लोग फर्स्ट में ही कंसिडर करेंगे। तो पहले नोटिस देगी कंपनी, तो ड्यू एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितना हो जाएगा 10 लाख इंटू अलॉटमेंट का कितना है 30 करके, तो 300 लाख, तो 300 लाख हो गया। अब जब रिसीव होगा तो एंट्री करेंगे। रिसीव का डेट हमें कुछ नहीं दिया है तो हम लोग इसे ये अभी 1 मई का ही लिखते जा रहे हैं, ठीक है। रिसीव का डेट तो दिया नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जैसे कि मैंने बोला था जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट करना है। टू कॉल्स इन एडवांस होगा क्योंकि एक शेयर होल्डर ने क्या किया है, अलॉटमेंट के साथ बाकी अमाउंट जो बाकी है वो भी दे दिया, बाकी जो कॉल हो सकता था वो दे दिया, यानी 30 + 20 50 रुपीज पर शेयर पे एक्स्ट्रा दे दिया है। और इनके पास 20,000 शेयर्स था, 20,000 इंटू 50, ये देखो 20,000 शेयर्स था। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 20,000 इंटू 50 करने पे आता है 10 लाख, ठीक है। हम लोग को इन द टर्म्स ऑफ लाख लिख रहा है तो डिवाइडेड बाय 1 लाख करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो 310 लाख रुपीस जो है कंपनी के पास आया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट कॉल के लिए कंपनी ड्यू करेगी 1 अक्टूबर को, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 अक्टूबर। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 10 लाख इंटू डेबिट कितना होगा 30। डेबिट जब मतलब कंपनी जब ड्यू करेगी तब तो पूरा ही ड्यू करेगी 300 लाख, और जब रिसीव करेगी तब क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल करेगी, कितना हो जाएगा 20,000 शेयर्स पे जो फर्स्ट कॉल का 30 रुपीज ऑलरेडी लिया गया था, यानी 6 लाख हो जा रहा है, तो डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल कितना हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जितना डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट, 300 मिलना चाहिए था, 6 लाख ऑलरेडी मिल चुका है तो 294 अभी मिलेगा, ये बैलेंस करके निकाल लो, ठीक है। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स करके भी निकाल सकते हो। 10 लाख माइनस 20,000, ये देखो 10 लाख शेयर्स था, ठीक है, उसमें से 20,000 शेयर्स पे ऑलरेडी पेमेंट मिल चुका है, तो 9,80,000 पे मिलेगा 30 रुपीज करके, तो 2,94,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करने से हम लोग का 294 ही आएगा। एक ही बात है, कैसे भी चाहो कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कॉल का। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री। फाइनल कॉल कब हो रहा है, 1 फेब, यहाँ पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल का कितना हो रहा है 20 रुपीज, 10 लाख इंटू 20 यानी 200 लाख। अच्छा, अब जब रिसीव होगा, डेट तो नहीं दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 200। कॉल्स इन एडवांस कितना एडजस्ट होगा, 20,000 शेयर्स पे कितना एक्स्ट्रा ले रखा था 20 रुपीज करके, 4 लाख, यानी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 204, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा ना, तो ये हम लोग का 200 मिलना चाहिए, 4 ऑलरेडी मिल चुका है तो 196, ये अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा।
अच्छा, अब क्या होगा, क्योंकि शेयर होल्डर ने एडवांस किया है तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कब से कब तक का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 मई में उन्होंने ये दो अमाउंट दे दिया है, तो अक्टूबर का अगर देखें तो कितने दिन का बेसिस दिया है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक हमारा जो ड्यूरेशन होगा मई से अक्टूबर, और दूसरा हो जाएगा मई से लेके फेब तक का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा। ये एंट्री लिखने के लिए जगह रखते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब रेट कुछ नहीं बोला है तो हम लोग कितना लेंगे, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, क्योंकि टेबल एफ के हिसाब से जो कॉल्स इन एडवांस है उस पे हम लोग का 12% पर एनम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं फर्स्ट कॉल पे कितना होगा, फर्स्ट कॉल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट कॉल पे इंटरेस्ट मिलेगा, एडवांस अमाउंट यहाँ पर लिखते हैं, एडवांस जितना हुआ है इनटू एडवांस अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। एडवांस अमाउंट फर्स्ट कॉल पे कितना हुआ है, 20,000 इंटू, फर्स्ट कॉल पे हुआ है 20,000 इंटू 30, रेट हो रहा है 12%। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है, कितने मंथ के लिए हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का टाइम हो जाएगा, डेट यहाँ लिखते हैं 1 मई से लेके, ये देखो 1 मई से लेके हमें 1 फेब तक। ठीक है, नहीं, पहला वाला होगा 1 अक्टूबर तक, तो ये कितना हो जाएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 मंथ्स हो जाएगा। अक्टूबर का 1 तारीख है, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग को यहाँ पर कंपनी को देना पड़ेगा इनको। तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 30 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 30,000, 30,000। अच्छा, और फाइनल कॉल का कितना होगा, फाइनल कॉल का एडवांस अमाउंट 20,000 इंटू 20, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, टाइम कब से कब तक का होगा, 1 मई को अलॉटमेंट में दिया है, और ये देना चाहिए था 1 फेब को, तो कितने दिन पहले दिया है उतने दिन का ही कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सितंबर तक हो रहा है 5 मंथ्स, अक्टूबर 6 मंथ्स, नवंबर दिसंबर जैन, मतलब 9 मंथ्स हो जाएगा। फेब का 1 तारीख है तो 9 मंथ्स, तो 9/12, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर चेक करते हैं, 4 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100, 36,000। ठीक है, 36,000, तो टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 36 प्लस 30, 66,000, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 66,000। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर इंटरेस्ट पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ड्यू एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, एडवांस टू शेयर होल्डर जिनको देना पड़ेगा। अच्छा, कितना आया है, टोटल आ रहा है हम लोग का 66,000। अब इनको इन लैक्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, टोटल इंटरेस्ट हो रहा है हम लोग का 30,000 प्लस 36,000, यानी 66,000। अब इसको अगर इन टर्म्स ऑफ लैख में करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 66,000 डिवाइडेड बाई 66,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। देखो 0.66, यानी हमें एंट्री 0.66 से करना है, क्योंकि हम लोग सारे एंट्री लैक्स में किए, लैख लिख के तो नहीं किए कि डायरेक्टली 66,000 लिखते, तो 0.66 हो जाएगा। और जब पेमेंट होगा तो हम लोग एंट्री करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 0.66। तो अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ लैक इस तरीके से कुछ मतलब फॉर्मेशन लेते हैं एंट्री लिखने के लिए, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आधा क्वेश्चन ऐसे इन लैक और ये 66,000 लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं करना है, या फिर पूरे ही लैक में लिखते जाना है, जैसे 200 लाख, लेकिन उतना जीरो लिखते हुए कभी कभार गलती हो सकता है। इसीलिए अच्छा बात यह है कि हम लोग ऐसे करके लिखे। ठीक है, अगर हम लोग इसको 200 लाख लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 जीरो, फिर यहाँ पर 3 जीरो, अब लिखते हुए वो कैलकुलेशन 200 लाख ही कर रहे हो, लेकिन लिखने के टाइम मान लो 1 जीरो कम या ज्यादा कर दिए तो फिर गलत हो जाएगा ना, तो ये शॉर्टकट हो जाएगा। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि 66,000, 1000 में कुछ आ रहा है तो उसका चेंज भी करना पड़ेगा, उसको डायरेक्टली 1000 नहीं लिखना है हमें, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा,
तो ये हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन बाकी है, 2, 3, और यहाँ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है MCQ, ये भी एक बार बता देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, यानी इसके बाद हम लोग का थर्सडे जो क्लास होगा, थर्सडे और उसके बाद फ्राइडे होगा, ठीक है, ये हम अभी बता दें, थर्सडे और फ्राइडे। तो उसमें हम लोग ये MCQs और ये क्वेश्चन और उसके बाद डिवेंचर जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा तो डिवेंचर हम लोग उसी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्लास थर्सडे हो। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।